नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। राइट टू रिकॉल पार्टी हम भारत में कुछ 200 कानून लाना चाहते हैं। राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, धन वापसी, जीएसटी हटाना, जीएसटी खत्म करना, उसकी जगह खाली जमीन कर, संपत्ति कर शुरू करना। इस तरह से 200 अलग अलग कानून है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना, भारत के मंदिरों पर से सरकार का नियंत्रण खत्म करना, गोरक्षा कैसे हो सके उसके लिए कानून लाना, जो है धन वापसी का कानून। धन वापसी यानी क्या? भारत में जितने खनिज है उस खनिज से कहीं रॉयल्टी ली जाती है, कहीं नहीं ली जाती, तो पहले वो रॉयल्टी सुधारनी है। जैसे कि टाटा के पास एक कोयले की खान है, भारत की सबसे अच्छी कोयले की खान है झारखंड में, टाटा के पास। उस पर वो रॉयल्टी कितनी देते हैं? साल का प्रति एकड़ 1 रुपया। उस कोयले से रॉयल्टी आ सकती है 3000 रुपया से 12000 रुपया टन। कितना अच्छा कोयला है, स्टील के लिए काम आता है। जिस कोयले का उपयोग स्टील बनाने के लिए होता है वो बहुत ही अच्छा कोयला होना चाहिए, तभी वो स्टील बनाने के काम आ सकता है। इसी तरह से बहुत सारी खाने अलग अलग लोगों के पास है, कुछ जिंदाल के पास, कुछ इसके पास, कुछ उसके पास। नाम गिनाते जाऊंगा 24 घंटे निकल जाएंगे। किसी पे रॉयल्टी आ रही है 100 रुपया टन, 50 रुपया टन, 200 रुपया टन, जबकि रॉयल्टी आ सकती है 3000 रुपया टन से 12000 रुपया टन। इसी तरह से लोहे की खान में भी धांधली है। पेट्रोल की रॉयल्टी भी न के बराबर आती है, फिर वो ओएनजीसी हो या रिलायंस हो। रॉयल्टी 7, 8, 10 रुपया लीटर आ सकती है, उसके बजाय रॉयल्टी कभी कभी 54 या 58 लीटर के भाव से आती है। अब दूसरा क्या है कि ये रॉयल्टी सुधारनी, सारे भारत में जहाँ भी खदानें हैं वहाँ पे रॉयल्टी सुधारनी, मार्केट रेट कॉम्पिटिटिव करनी। जो रॉयल्टी का पैसा आता है वो सीधा नागरिकों के खाते में जमा। यानी कि मान लो जनवरी महीने में रॉयल्टी आती है 90,000 करोड़, तो भारत में जो 90 करोड़ वयस्क नागरिक है 18 साल से जिनकी ऊपर है, सबका खाता है, हर एक का जनधन अकाउंट है, तो हर एक के खाते में ये कानून पास होने के बाद, धन वापसी कानून पास होने के बाद जो मिनरल रॉयल्टी आई मान लो 90,000 करोड़, तो हर एक के खाते में 1000 रुपया जमा हो जाएगा। अब एक बार ध्यान रखिए, इस कानून में ऐसी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि हर एक नागरिक को हर महीने 500 रुपए मिलेगा, 2000 मिलेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह के फालतू कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, कानून क्या कहता है, मेरा प्रस्तावित कानून, धन वापसी का कानून, मिनरल रॉयल्टी का कानून, कि मिनरल रॉयल्टी का जो पैसा आएगा वो भारत के सारे नागरिकों में बराबर बटेगा। सरकार के पास जितनी जमीन है किराए पे दी जाएगी, बेची नहीं जाएगी, किराए पे दी जाएगी, कॉम्पिटेटिव मार्केट रेट से, ओपन ऑक्शन से, और जो किराया आएगा वो भी सीधा नागरिकों के खाते में जमा हो। तो इससे क्या है कि जमीन के दाम गिरेंगे, गरीबी कम होगी, इस तरह से काफी सारे फायदे हैं। तो ये एक कानून लाना वो मेरा और राइट टू रिकॉल पार्टी का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है। दूसरा, जीएसटी खत्म करना, उसकी जगह खाली जमीन पे टैक्स लेना। भारत में, बॉम्बे में कुछ 40-50% लोग झोपड़े में रह रहे हैं। खुद तो झोपड़े भी नहीं, फुटपाथ पे सोते हैं। दिल्ली में भी, पूरे भारत की किसी भी सिटी में देख लीजिए, 40-50% लोग झोपड़े में रहते हैं, कुछ फुटपाथ पे सोते हैं। और उसी बॉम्बे में अकेले गोदरेज के पास 13 करोड़ स्क्वायर फुट जमीन है। उस एक आदमी के पास, एक परिवार के पास 13 करोड़ स्क्वायर फुट जमीन है, और उस जमीन पे वो टैक्स कितना देते हैं? साल का 13 रुपया भी नहीं। आपके पास घर होगा, दुकान होगी, मान लो करोड़ रुपए की दुकान होगी, तो आपको टैक्स आता होगा शायद कम से कम 50,000 तो टैक्स आता ही होगा, 30-40,000, 50,000 तक का टैक्स आता होगा। महाशय के पास 13 करोड़ स्क्वायर फुट जमीन है और 13 रुपए भी टैक्स नहीं आता। कानून ही इस तरह का है कि उन पे टैक्स नहीं आए। तो ये जो प्रस्तावित कानून है वो ये है कि परिवार के पास यदि 1500 स्क्वायर फुट जमीन, 3000 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन है, तो टैक्स आएगा 0, एक्सेम्पशन जिसे कहा जाता है। और उसके बाद जो लैंड है उसकी 1% मार्केट वैल्यू का माइनस, उसमें से जितना उसने इनकम टैक्स दिया, जितना बिजली का टैक्स दिया, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी डबल टैक्स नहीं आएगा, बाकी 1% देना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि जिसके पास 13 करोड़ स्क्वायर फुट जमीन है, जैसे अहमदाबाद में एक है, अब सारा भाई है, खराब भाई है, मुझे नहीं बोलना, मैं अहमदाबाद का ही हूँ, वो नाम के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, पर उनके पास 40 लाख स्क्वायर फुट जमीन है। एक लाल भाई या पीले भाई है या नीले भाई है, उसमें भी मैं नहीं पढ़ूंगा, उनके पास 65 लाख स्क्वायर फुट जमीन, और वो टैक्स 65 रुपया भी नहीं दे। तो उनको जब टैक्स आएगा 1%, तो होगा क्या कि गोदरेज को हर साल 26 लाख स्क्वायर फुट जमीन बेचनी पड़ेगी। अब जब इतनी जमीन बेचने के लिए निकालेंगे, जमीन के दाम 1/10 हो जाएंगे। 1/10 मतलब आप लिस्ट बना दीजिए कि दिल्ली में जितनी लैंड का जमीन आज 3 लाख रुपया मीटर है, जिसका आज 2 लाख रुपया मीटर है, 1 लाख रुपया मीटर है, ये कानून पास होने के 1 हफ्ते में उस जमीन का दाम जहाँ 1 लाख रुपया मीटर है वहाँ 10,000 रुपया मीटर हो, जहाँ 2 लाख रुपया मीटर है वहाँ 20,000 रुपया हो जाए। तो इससे क्या है कि गरीब आदमी बिना सरकार की मदद से घर खरीद पाएगा। देखो, ये सरकारी आवास योजना और ये सब है वो फ्रॉडबाजी है। सरकार के पास पहले तो इतने पैसे ही नहीं है कि सबको घर दे सके, और जब घर दिए जाते तो क्वालिटी इतनी खराब होगी, आने जाने का सारा उसका रोजगार होगा। ऐसे एरिया में जहाँ जमीन का दाम महंगा है, उसको घर दिया कहीं 30, 40, 50 किलोमीटर दूर, आने जाने में ही उसका सारी जिंदगी और पैसा निकल जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये है जीएसटी हटाना। जैसे आप देख रहे हैं कि जीएसटी की वजह से सारे धंधे खत्म हो रहे हैं और खत्म होंगे। अभी तो जीएसटी का कानून और कड़ा किया जाएगा ताकि व्यापारियों को और परेशान किया जाए। तो जीएसटी का कानून खत्म करना और उसकी जगह खाली जमीन का संपत्ति कर लाना। दूसरा प्रस्तावित कानून जिसपे मैं आऊंगा, राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल क्या है कि अमेरिका में मान लो कोई जिले
जिले में पुलिस कमिश्नर है, मान लो जिले की आबादी लाख है, लाख 2 लाख है, वहाँ जिले छोटे होते हैं, लाख की आबादी है, तो उन्हें पुलिस कमिश्नर की नौकरी नहीं चाहिए, वो पुलिस कमिश्नर के काम से संतुष्ट नहीं है। तो अमेरिका के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, MP, PM, CM, MLA, होम मिनिस्टर किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी प्रक्रिया के हिसाब से साबित करते हैं कि भाई इस जिले में 1 लाख नागरिक है, 50,000 को पुलिस कमिश्नर की नौकरी नहीं चाहिए, पुलिस कमिश्नर की नौकरी खत्म, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज भी उसे नहीं बचा सकता। यानी नागरिकों के पास डायरेक्ट पावर है कि वो पुलिस कमिश्नर की नौकरी खत्म कर सकते, वो डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी खत्म कर सकते हैं, सरकारी वकील, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लीडर कहते हैं, उसकी नौकरी खत्म कर सकते हैं। तो अमेरिका में नागरिकों के पास ये सारे पावर है कि वो किसी भी सरकारी अधिकारी को जिले स्तर के, राज्य स्तर के, उसको नौकरी से निकाल। और इसलिए अमेरिका की पुलिस में करप्शन कम है, क्योंकि वहाँ पुलिस में करप्शन बढ़ता है तो जिले के नागरिक उस पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकाल देंगे। तो ये राइट टू रिकॉल का कानून भारत में लाना, अमेरिका में राइट टू रिकॉल किस किस पदों पर है? वहाँ राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर है, उसे गवर्नर कहते हैं वो लोग। राइट टू रिकॉल MLA तो है ही, राइट टू रिकॉल कई कई जगह पे राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट चीफ जज है, राइट टू रिकॉल स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। और जिले स्तर पे आए तो वहाँ पे राइट टू रिकॉल है मेयर पे, कॉर्पोरेटर पे, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सारे पावर अमेरिका के नागरिकों के पास है। ये सारे कानून भारत में लाने की हम राइट टू रिकॉल पार्टी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आता है ज्यूरी सिस्टम। ज्यूरी सिस्टम क्या है? 2 लोगों में विवाद है तो ठीक है, अदालत में जज होगा, लेकिन फैसला कौन देगा? जो 20 लाख वोटर है उस जिले के या 10 लाख वोटर है, उनमें से रैंडम सिलेक्शन से 30, 40, 50 और यदि केस बहुत बड़ा हुआ तो 500, 1500, मैक्सिमम 1500, पर वो तो कभी कभी होगा। अधिकतर केस में 30-40 नागरिक सिलेक्ट होंगे, 30-40 नागरिक सिलेक्ट होंगे और वो नागरिक डिसाइड करेंगे कि आरोपी को सजा होनी चाहिए या निर्दोष बरी किया जाना चाहिए। जो ज्यूरी है 40 लोगों के नागरिक की, वो डिसाइड करेगी कि सजा कितनी होनी चाहिए। तो उसका फायदा क्या होता है? एक तो जजमेंट फास्ट आता है, क्योंकि एक ज्यूरी को एक ही केस दिया तो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एक ही केस चलेगा, तो उसका जजमेंट आ जाएगा 3-4 दिन में, 5 दिन में उसका जजमेंट आ जाता। दूसरा, एक ज्यूरी को एक ही केस दिया जाता है, फिर एक आदमी जो ज्यूरी में आता है वो 10 साल तक रिपीट नहीं होता। तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो वकील और जज के बीच में जो सांठगांठ होती है, वो सांठगांठ का जो पूरा झमेला है वो खत्म हो जाता है। कि आज एक वकील अदालत में जाता है, रोज जाता है, वकील तो रोज जाएगा ही, जज भी रोज आता है, 3-4 साल के बाद, 3 साल के बाद उसकी ट्रांसफर होगी, पर 3 साल तो रोज, तो एक ही वकील एक ही जज से रोज मिलते हैं, उनमें सांठगांठ हो जाती है। जबकि ज्यूरी में क्या है कि वकील कोर्ट में गया, एक ज्यूरी है, चलो केस चला 4-5 दिन चला, उसके बाद केस खत्म हो गया, वो ज्यूरी डिसॉल्व हो गई, अब दूसरा केस है, तो वकील जब 6ठे दिन कोर्ट में जाएगा तो ज्यूरी के आदमी जो 30-40 है वो एकदम अलग होंगे, बिल्कुल नए होंगे। तो इससे वकील और जज में जो सांठगांठ होती है, वो वकील और ज्यूरी में इस तरह की सांठगांठ होना संभव नहीं है। तो इससे जो जज वकील की सांठगांठ की वजह से समस्याएं खड़ी हो रही है वो खत्म हो जाए। तो इस तरह के हमारे अनेक कानून है, प्रस्तावित कानून, जैसे की एग्जामिनेशन है, उसमें इंटरव्यू खत्म करना, जहाँ इंटरव्यू है वहाँ धांधली होती है, रिश्वतखोरी होती है, भाई भतीजावाद चलता है, वो खत्म करना। ये सारे कानून का डिटेल आपको मिलेगा मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे। आप में से जो दिल्ली में है, मैं उनसे कहूंगा आप अजय भाई तिवारी का संपर्क कीजिए, हमारे दिल्ली के प्रभारी है। ये लोकसभा का चुनाव लड़े थे राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, इन्हीं मुद्दे पे लड़े थे, राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, इन्हीं मुद्दों पे लड़े थे। अब हम जब दिसंबर जनवरी में चुनाव आएंगे दिल्ली में, जनवरी फरवरी में, तो हम पूरे दिल्ली में से 70 असेंबली कैंडिडेट में उम्मीदवार खड़े करेंगे इसी मुद्दे पे कि दिल्ली में राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, राइट टू रिकॉल MLA होना चाहिए, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर। इनमें से कुछ सत्ता है, जैसे राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है राज्य सरकार के पास, कुछ के लिए केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो जो 70 उम्मीदवार हमें डिसाइड कर रहे हैं, उसकी काफी हद तक जिम्मेदारी मैंने अजय भाई पे सौंपी है। तो ये हमारे दिल्ली के प्रभारी है, राइट टू रिकॉल का पूरा उनको इन्फॉर्मेशन है। फिर ये कैंपेन किस तरह से चलाना है कि भाई आपको जो जो कानून चाहिए, आपको उसकी चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखनी है और उस चिट्ठी की जेरोक्स आपको अपने रजिस्टर में रखनी। ये प्रस्तावित कानून है रेडो REDO, ये है राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसमें आएगा राइट टू रिकॉल जिला शिक्षण अधिकारी, जिला हेल्थ ऑफिसर, जिला चिकित्सक अधिकारी, जिला जज, यदि जिला पुलिस कमिश्नर, इनको नौकरी से निकालना हो नागरिकों को, तो ये 4 पेज गैजेट में छप जाए राजपत्र में। ये राजपत्र का एक सैंपल है, ये राजपत्र का सैंपल है। तो ये राजपत्र में छपवाना है, ये लेटर आपको PM CM दोनों को लिखना है। तो ये लेटर ऐसा नहीं है कि लेटर लिख के भूल गए, आपने जो भी लेटर लिखा आपको उसकी एक जेरोक्स निकाल के रखनी है। देखिए लेटर मैंने अभी तक इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि पहले इस मीटिंग में दिखाना चाहता था। आपने लेटर लिखा, लेटर की जेरोक्स अपने पास रखनी है, पास रखने के बाद उसे रजिस्टर में चिपकानी। के पास एक ऐसा रजिस्टर रखना होगा आपको, और आपने जो लेटर लिखा
ये लेटर तो आपने पोस्ट कर दिया, लेकिन ये जो जेरोक्स है वो इस रजिस्टर में चिपका के रखते हैं। हम लेटर रजिस्टर लिस्ट सिस्टम कहते हैं। लिस्ट क्या है वो अजय भाई अपने किसी और वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह से हमें सारे कानून पे लाने की कोशिश करनी है। दूसरा कानून जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो है वेपनाइजेशन ऑफ मासेस, मतलब भारत के नागरिकों को AK-47 या उसके नीचे के, मतलब उस कानून के लिए हम रेफरेंडम की मांग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा फर्क, हम राइट टू रिकॉल ज्यूरी सिस्टम कानून लाएंगे, लेकिन वेपनाइजेशन का कानून हम 2 स्टेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वेपनाइजेशन के कानून पर रेफरेंडम चाहते हैं। तो रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह में यदि मान लो 51% वोट मिल जाते हैं, यहाँ भाई नागरिकों को हथियार रखने की छूट होनी चाहिए, तो इसके बाद नागरिक अपने घर पे AK-47 या उसके नीचे के हथियार रख सकेंगे। अब आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका में टेक्सास राज्य है, वहाँ पे 80% लोगों के पास अपने घरों में बंदूक है, 80% लोगों के पास अपने घरों में बंदूक है। स्विट्जरलैंड में कानून है कि हर एक नागरिक जिसकी उम्र 25 से 45 साल तक है उसके घर में बंदूक होना कंपलसरी है। बंदूक और 24 गोलियां, ये 24 गोलियां मैं अपनी जेब से नहीं निकाल रहा हूं, उनके कानून में लिखा है। स्विट्जरलैंड में कानून है कि हर एक नागरिक के घर बंदूक होना जरूरी है, 24 गोलियां होना जरूरी है। यदि उसके घर पे कभी कभी रैंडम सर्च होती है और उसके घर पे यदि बंदूक नहीं है तो उसे सजा होती है। और स्विट्जरलैंड में मर्डर रेट भारत से भी कम है। भारत में बंदूकें नहीं है तो भी इतना मर्डर रेट है। तो नागरिकों के पास बंदूकें होगी तो उससे जो इमरजेंसी के समय जो अत्याचार हुए थे वो अत्याचार होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, आप देखिए कि यदि पाकिस्तान को चीन या अमेरिका से बड़े पैमाने के हथियार मिलते हैं, काफी मुश्किलें हमारी बढ़ सकती, हो सकता है भारत की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हो। तो ऐसे समय पे यदि भारत के हर एक नागरिकों के पास बंदूक है तो नागरिकों की रक्षा हो पाएगी। इसलिए हर एक नागरिक के पास बंदूक हो, इस प्रकार का कानून लाने के लिए हम रेफरेंडम की मांग करेंगे। तो इस तरह से हम भारत में कई कानून लाना चाहते हैं। राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम। राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड से क्या होगा कि सरकार के ने जितने मंदिर हथिया के रखे हैं उन सब पे सरकार का नियंत्रण खत्म होगा। फिर ज्यूरी सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट कानून जिसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, धन वापसी यानी कि जो खनिज रॉयल्टी है और सरकार की जमीन का किराया है वो सीधा नागरिकों के खाते में जमा होगा।